जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 1.3 के साथ आप लोगों के पास जो है लेक्चर लेके आ गए हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है। बेसिकली मतलब आम लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसे हम कहते हैं कि सिंपली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हमारे पास यूज़ होते हैं, और ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। वो कहता है द सम ऑफ एजेस ऑफ द फादर एंड द सन इज 72 ईयर्स 6 ईयर्स अगो। The father age was 2 times the age of the son. What was the age of son 6 years ago? बेसिकली हमारे पास जो है एजेस जो है दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास जो पास्ट की एज थी, एक हमारी करंट एज है, और एक हमारी जो फ्यूचर में एज होगी। तो बेसिकली क्वेश्चन को थोड़ा सा अटेंटिवली देखेंगे, स्टेटमेंट को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। हमें दोनों की एजेस का नहीं पता, बट हमें ये ज़रूर पता है कि दोनों की एजेस का सम 72 के इक्वल है। सो हम अपनी एजेस को लेट कर लेते हैं। आप लोगों के पास मैंने क्वेश्चन का स्टार्ट थोड़ा सा लिख दिया है। प्रेजेंट एज ऑफ सन जो है मैंने लिखी है वो x है, हमें नहीं पता। प्रेजेंट एज ऑफ y जो है, सॉरी फादर जो है वो हमारे पास y है, वो भी हमें नहीं पता है। तो हमने उनको लेट कर लिया खुद से, एक को x के इक्वल लेट कर लिया और एक को हमने y के इक्वल लेट कर लिया। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो उसने आपको कहा है कि उन दोनों की एजेस का सम जो है वो बराबर है हमारे पास 72 के। तो इसे आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब पिछली बार ये पहली वाली बात हमने पढ़ ली। अब वो कहता है 6 ईयर्स अगो। 6 ईयर्स का मतलब है 6 ईयर्स पहले उसकी जो एज है वो 2 टाइम्स डबल थी। तो सबसे पहले हम 6 ईयर्स अगो की बात यहाँ पे पढ़ लेते हैं, या हम डायरेक्टली यहाँ पे हम देखते हैं 6 ईयर्स अगो। बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि आपकी 6 ईयर्स अगो एज क्या थी, तो आप अपनी करंट एज में से 6 को माइनस करेंगे। तो 6 ईयर अगो जो आपके पास एज ऑफ सन होगी वो किसके बराबर आ जाएगी? आपके पास x माइनस 6, ये आपके पास एज ऑफ सन है, एस लिख दिया। एज ऑफ फादर 6 ईयर गो किया थी y माइनस 6। तो बेसिकली मैंने 6 माइनस इसलिए किया क्योंकि उसने आपको कहा है क्वेश्चन के अंदर कि 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले उसकी एज मतलब 2 टाइम्स हो, जो भी है वो हम बात अगली उसको फोकस करते हैं। फिलहाल के लिए हमें जो बात समझ लगी है कि हमने प्रेजेंट एज ऑफ मतलब अभी की जो एज है वो दोनों की लेट कर लिए, एक की x थी और एक की जो है y के इक्वल थी। वो कहता है 6 ईयर्स अगो, 6 ईयर अगो में हमें दोनों की एजेस में से 6 को माइनस कर देना। अब बाय गिवन कंडीशन, जो आपके पास गिवन कंडीशन है आप उसको पढ़ने की कोशिश करें या उसको समझने की कोशिश करें कि वो हमारे पास क्या कह रहा है। तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग बच्चों वो ये कह रहा है कि 6 साल पहले जो आपके पास फादर की एज थी वो सन्स की एज का 2 टाइम्स ही फादर्स एज लिख लेता हूँ मैं। वो कहता है 2 टाइम्स ऑफ सन्स एज। इस बात का क्या मतलब है? अगर मैं आपको कहूँ कि लेट्स सपोज आपके फादर की जो एज है वो आपसे 2 टाइम्स ज़्यादा है, तो आप कहोगे मतलब आपकी एज को लेट्स सपोज आपके फादर की आपकी 16 है, आपकी लेट्स सपोज एज 16 है, तो आपके फादर की 2 टाइम्स ज़्यादा है, तो उसका मतलब फादर की आपके पास जो है वो 32 होगी, और आपकी जो है 2 इंटू 16 है। तो आप 2 इंटू 16 करोगे तो आपको 30 आ जाएगी। 32 का क्या मतलब है कि फादर की एज आपसे 2 टाइम्स ज़्यादा है। जब किसी की एज आपसे 2 टाइम्स ज़्यादा तो आप उसको इस तरह से लिख लेते हैं, फादर एज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सन्स लिख लेंगे। अब यहाँ पे उनकी एजेस बता दें क्योंकि 6 साल पहले की बात हो रही है, तो फादर की एज जो है 6 साल पहले क्या थी? y माइनस 6। जो एज है 6 साल थी x माइनस 6, क्योंकि मतलब सन की बेसिकली, तो सन की एज को माइनस, ये कंडीशन थी, तो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। y माइनस 6 एज इट इज आएगा बच्चों 2x माइनस 12 आ जाएगा। अब इसको हम प्रॉपर्ली एक इक्वेशन की फॉर्म में बना लेते हैं। जैसे हमें ये इक्वेशन दी गई थी कि एक्स वाई एक तरफ होने चाहिए और बाकी वैल्यूज एक तरफ होनी चाहिए, तो आप इसको बजाय आप 2x को इधर मूव करवा लें, इसको इधर मूव करवा लें या इधर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेसिकली। तो आप यहाँ पे इसको सिंपल रखने के लिए y माइनस 6 माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 12। तो अब इस माइनस 6 को भी आप उधर मूव करवा लें, ये आपके पास आएगा y माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 6। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ताकि मेरे वेरिएबल्स इक्वेशन के एक तरफ आ जाए और मेरे कांस्टेंट जो है वो एक तरफ चले जाए। ऐसा करने से आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इसको फर्दर आप सॉल्व कर लेते हैं। फर्दर इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? y माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 6 आ गया बच्चों। तो इसको अरेंज करके अगर आप लिखना चाहें तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 6। अरेंज मैंने कैसे किया? अरेंजमेंट सिंपल है कि आपने x की वैल्यू पहले लिख लिया है, y की वैल्यू आपने बाद में लिख लिया, और उसके बाद आप अपने क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर लिया। अब इसका और आसान हल है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि बेसिकली आपको
अगर कोई मसला नहीं है आप इसको एज इट इज रहने दें, मैं आपको इसका इक्वेशन का नाम दे देता हूँ ताकि क्वेश्चन जल्दी से हमारा जो है वाइंड अप की तरफ हो जाए। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बनी थी बच्चों। सो ऊपर मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों के वेरिएंस को अगर आप देखेंगे, हम इन दोनों के वेरिएंस को सॉल्व करना चाहते हैं। इनको सॉल्व करने का मतलब है इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि हमारी एक वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। अगर आप यहाँ पे, मैं दोबारा यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, एक हमारे पास कंडीशन क्या बनी हुई थी, एक मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, या इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले आप सेकंड इक्वेशन को लिख लें, -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -6। और ऊपर वाली क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। अब आपने इसको माइनस करना। माइनस करने का क्या मतलब होता है कि आप इन टर्म्स के साइन को चेंज कर देते हैं। ये प्लस x था, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। ऐसा करने से ये y और ये y, अब इनके डिफरेंट साइंस हैं, ये आपस में इस तरह करके कैंसिल आउट हो सकते हैं। उनको आप ऐड कर सकते हैं। -2x माइनस x विल बी -3x, और ये माइनस माइनस प्लस, इसको ऐड करेंगे तो आपके पास -78 आ जाएगा। फर्दर आप यहाँ पे चलें, माइनस यहाँ पे 3x, अब यहाँ पे लिख लें x एज इट इज, x इज इक्वल टू -78 डिवाइडेड बाय -3। ये -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई था बच्चों, यहाँ पे आके डिवाइड होगा। कुछ बच्चों को क्वेश्चन होता है कि अगर ये वहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इसका साइन क्यों नहीं चेंज हो रहा। बच्चों साइन एक सॉरी, साइन एक ही केस में चेंज होता है, ये वैल्यू प्लस से माइनस हो या प्लस से जाके दूसरी तरफ माइनस हो रही हो, मल्टीप्लाई से डिवीजन में चेंज हो, तो उसका साइन जो है वो चेंज नहीं किया जाता। तो x हमारे पास एज इट इज आ रहा है 78, और इसकी कटिंग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 26। तो बेसिकली एज आ गई है हमारे पास सन की, x जो बेसिकली उसकी करंट एज है वो 26 आ गई। अब हमें करंट एज नहीं चाहिए थी, हमें चाहिए थी 6 ईयर्स अगो वाली एज। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे एज ऑफ सन 6 ईयर्स अगो। 6 ईयर्स गो के लिए आप उसमें सामने देखा था, 6 ईयर्स गो का मतलब है अगर उसमें से 6 ईयर को माइनस कर दें तो आपके पास 28 आएगी। तो इसका मतलब ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। आपको सन की एज पूछी है, फादर की एज नहीं पूछी। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, वर्ड लैब मतलब वर्ड प्रॉब्लम था। तो वर्ड प्रॉब्लम हमेशा से थोड़े से मुश्किल होते हैं, बट मेक श्योर कि आप स्टेटमेंट को फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बात जो है वो समझ लग जाएगी। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, तो उस पर आप थोड़ा सा फोकस जी। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो हमारे पास न्यू बुक आप लोगों के पास आई है हार्ड फॉर्म में। उसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिया गया है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस क्वेश्चन को वहाँ से देख लें। उसमें जो स्टेटमेंट है वो कहता है मेरा सेल्स नहीं है, बॉट है a toy for ₹1500 and sold for 1520, what was profit percentage। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा वहाँ से बिल्कुल डिफरेंट है, कुछ चीज़ें मतलब मुश्किल सेम है, कुछ डिफरेंट है। तो मेक श्योर कि आपके पास जो न्यू बुक आप लोगों के पास है हार्ड फॉर्म में, आप उससे इस क्वेश्चन को मैच कीजिएगा। तो इसमें आपको कहता है मेरा बॉट, उसने ख़रीदा, मतलब उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है 1500 रुपीज़। उसके बाद कहता है उसने उसके बाद उसको सेल किया 1520 रुपीज़ में। तो कहता है इसकी प्रॉफिट परसेंटेज निकालने। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बातें लिख ली हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई, उसके बाद उसने सेलिंग प्राइस आ गई। अब हमें प्रॉफिट की परसेंटेज चाहिए। तो प्रॉफिट की परसेंटेज निकालने से पहले हमें प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट याद रखें ये हमारे पास जो है सेलिंग प्राइस है और ये हमारे पास जो है कॉस्ट प्राइस है। देखिए आपको प्रॉफिट कब होता है, जब आपने एक चीज़ 20 रुपीज़ की ली और उसको 25 रुपीज़ का सेल कर दिया, तो ये आपकी सेलिंग प्राइस है, ये आपके पास आपकी कॉस्ट प्राइस है। तो जब आपके पास सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस है, इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है। और अगर आपकी सेलिंग प्राइस जो है उससे कम होगी तो इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है। तो बात यह, और बड़ी वैल्यू से हम छोटी माइनस करेंगे तो प्रॉफिट के लिए आपकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारे पास ज़्यादा ही है, कितनी है 1520, और उसके पास कॉस्ट प्राइस उसकी कम थी, वो हमारे पास है 15। तो ये मेरे पास मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है, लेट्स सपोज या उसको, वो हो रहा है हमारे पास 20 रुपीज़ का। अब हमें इसको रुपीज़ भी नहीं चाहिए, क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि प्रॉफिट की परसेंटेज निकालें। तो बच्चे मैंने ये फार्मूला आप लोगों के पास आपके सामने मेंशन कर रखा है, ये फार्मूला आप लोगों की बुक में मिल जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है, प्रॉफिट परसेंटेज कहता है इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो निकालना है, तो उसको आप एज इट इज रहने दें। यहाँ पे आप प्रॉफिट लिखेंगे, जो वैल्यू आपने प्रॉफिट की निकाली है वो थी हमारे पास 20। यहाँ पे आप उसकी
कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे और यहाँ पे आपके पास 100 एज इट इज आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा परसेंट पे। अब आपने सिंपली इसको जो है सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब इसको वैल्यूज वगैरह देखेंगे, कुछ कट हो रहा है या जो भी आगे सॉल्यूशन हो रहा है, तो इसकी सिंपल है, कैलकुलेटर पे आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप देखेंगे तो ये 2 जीरोस इस 2 जीरो से जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रिमेनिंग जो आपके पास बचेगा वो होगा 20/15। यहाँ पे परसेंटेज वाइज चल रही है, कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करें 1.333 आता जाएगा। तो ये आपके पास प्रॉफिट की आपको परसेंटेज मिल जाएगी। प्रॉफिट परसेंटेज वो कितनी है 1.333, मतलब उसको जो प्रॉफिट हुआ है बच्चों उसको प्रॉफिट 1.3% प्रॉफिट हुआ है। जो आपको रुपीज में देखा जाए तो 20 रुपीज थे, लेकिन अगर आप उसकी परसेंटेज निकाल लें तो वो आपके पास परसेंटेज आपको मिल चुकी है। तो एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है कि अगर आप कोई चीज़ परचेज करते हैं, सेल करते हैं, उसकी कितनी आपको फ़ायदा हो रहा है, आप उसकी परसेंटेज जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये आप लोग के पास है। हम चलते हैं अपने अगले जी। तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। ये भी एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है। वो कहता है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9640 while the exempted amount is 1340 है। वो कहता है कि ये उसकी टोटल अमाउंट है जो बेसिकली उसकी एनुअल इनकम है या उसकी सैलरी है जहाँ पे वो काम कर रहा है। और उसके बाद वो कहता है उसमें से मतलब जो अमाउंट आपने निकाल देनी है, एग्जेम्प्ट कर देनी है, वो आपके पास दी गई है। हाउ मच टैक्स वुड हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.7%। वो कहता है उसके बाद जो अमाउंट बचेगी उस पर उसने टैक्स देना है और वो देना है 0.75%। सॉरी। तो मैंने आपके सामने कुछ चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। एनुअल इनकम दी गई है, उसके बाद उसने जो इनकम एग्जेम्प्ट करनी थी वहाँ से वो भी दी गई है, टैक्स रेट है 0.75%। अब इसका मतलब है कि आपको जो टैक्सेबल इनकम है वो देखनी है। तो टैक्सेबल इनकम उसकी टोटल इनकम है, जैसे ये आपके उसके पास टोटल इनकम है, उसमें से आपने ये इनकम जो है माइनस कर देनी है, क्योंकि उसने कहा था ये इनकम आप वहाँ से निकाल दो, इसका कोई काम यहाँ पे नहीं है। तो आपके पास जो आंसर मिलेगा वो आपके पास आएगा, ये मैंने आप लोगों के पास सामने मेंशन कर रखा है। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 8 लाख जो है 30 रुपीज़ बेसिकली उसको जो है अब उसकी टैक्सेबल इनकम है जिसके ऊपर उसने टैक्स पे करना है। अब कितना टैक्स पे करना है? टैक्स वो पे करना चाहता है 0.75, या चाहेगा तो नहीं वो टैक्स पे करना, बट डेफिनेटली जहाँ पे वो काम कर रहे हैं या जहाँ पे वो रह रहा है तो वहाँ पे उसको टैक्स तो देना ही पड़ेगा, और हमें भी, हम सबको भी टैक्स देना ही पड़ता है। तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अब आपने 0.75% निकालना है इसकी इस अमाउंट का। तो याद रखें जिस चीज़ की भी आपने परसेंटेज निकालनी होती है तो अब उसको जो है इस तरह करके मैं आपको बात समझाने लगूँ। इस पॉइंट को हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये यहाँ से ख़त्म होता है, यहाँ पे आएगा 75, ओवर में आपके पास आएगा 100। ओवर में आपके पास 100 क्यों आ रहा है? जब आप डेसिमल को ख़त्म करते हैं तो आपके पास 1 लगाया जाता है, ओवर में 100 लगाया जाता है, और देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपने 0.75% ऑफ दिस अमाउंट देना था। ऑफ का मतलब आप मल्टीप्लाई करते हैं, 83 आगे आपके पास 4 जीरोस आ जाते हैं। तो ये उसने जो है बेसिकली सॉरी 0.75% देना है अपनी इस अमाउंट का। क्यों इस अमाउंट का? क्योंकि उसके अंदर से अजम्प्ट अमाउंट कर दी गई थी और बाकी जो अमाउंट बची थी उसका उसके ऊपर उसका टैक्स होगा। तो 0.7% के लिए ये आप लोगों के पास सामने मैंने लिख दिया। अब सिंपल है, अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से करना चाहें तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से करना चाहते हैं, अदरवाइज ये 2 जीरोस इस 2 जीरो से जो है वो कैंसिल आउट होंगे। उसके बाद बचेगा 75 डिवाइड में 1 बच रहा है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके पास 2 जीरो जो है वो बच रहे हैं। आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं 0.75%। बेसिकली यहाँ पे मैं एक बात आपको बताता चलूँ, 0 पॉइंट यहाँ पे आप 0.75 ही रहने देंगे, क्वेश्चन आपके पास ज़्यादा आसान रहेगा। 0.75% का क्या मतलब है? जो 0.75% का मतलब ही ये है कि उसने किसी भी चीज़ की आपने परसेंटेज निकालनी है तो आप उसे 100 से जो है वो डिवाइड कर देते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे 100 से डिवाइड किया गया। सिंपली आप पॉइंट से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट ना करें, उससे आप करेंगे तो आपके जीरोस जो है वो ज़्यादा लगेंगे। फिलहाल आपने सिंपल लॉजिक यूज़ की कि 0.75% है तो आपने 0.75 के नीचे 100 लगा दिया। 0.75 के नीचे 100 क्यों लगाया? कि जब भी आप किसी चीज़ की परसेंटेज फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं तो आप उसके नीचे लगा देते हैं। अब आपके पास जो अमाउंट बच रही है उसको 2 जीरो आपने 2 जीरो से जो है वो कैंसिल आउट कर दिए।
रिमेनिंग आप अपने कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। 0.73 को जब आप 8300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल अमाउंट जो आएगी, जो बेसिकली उसको टैक्स रुपीज़ में पे करना है, वो आपके पास ये होगा 6225। ये उसको टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा अपनी उस अमाउंट में से जो उसके पास बच रही थी। किस परसेंटेज के लिहाज से? 0.75% के लिहाज से। तो मैं क्वेश्चन आपको दोबारा जल्दी से ब्रीफली बताता चलूँ बच्चों कि उसके पास टोटल इनकम, एनुअल इनकम थी, उसके अंदर से उसने ये अमाउंट एग्जम्प्ट कर दी। तो उसके बाद उसका टैक्स रेट था 0.75%, जो उसको इस अमाउंट पे पे करना था। तो 0.75% का मतलब सिंपल है। 0.75% का मतलब है कि जिस चीज़ की परसेंटेज निकालनी हो, अब उससे 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो 0.75 को मैंने 100 से डिवाइड किया, ऑफ जितनी अमाउंट है उसको उससे मल्टीप्लाई किया, और आपके पास एंड पे रुपीज़ में फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी उसने स्टार्ट से ही रुपीज़ में दिया था। तो इसका मतलब यहाँ पे भी आपके पास जो है वो रुपीज़ आएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन। होपफुली आपको समझ आया होगा। हम चलते हैं अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। जी, तो हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 जो है सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे पिक्चर भी पोस्ट की हुई है। यू कैन चेक फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑफ 375,000 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। तो मार्कअप रेट की बात कर रहा है जो इस अमाउंट के ऊपर लग रहा है, और वो है 14%। तो मार्कअप आ जाए तो इसका मतलब प्रॉफिट ही आप ले सकते हैं। तो सूद को भी इसको कंसिडर किया जाता है। तो वो कहता है ये अमाउंट है उसके पास, और हर साल उसके ऊपर जो है 14% उसको ना मार्कअप रेट मिल रहा है, उसको प्रॉफिट मिल रहा है। तो बेसिकली कितना प्रॉफिट उसको मिलेगा एनुअली, तो हमने ये चेक करना है। मतलब सिंपल बात है, टोटल अमाउंट मैंने सामने मेंशन कर दी है, टैक्स रेट मैंने मेंशन कर दिया। अब अमाउंट ऑफ मार्कअप निकालना है। अमाउंट ऑफ मार्कअप कितना है? 14% ऑफ 3,75,000। तो इसका मार्कअप निकालने के लिए सिंपल सी बात है बच्चों, कोई यहाँ पे नई बात नहीं है। हमने 14% निकालनी है, 14% निकालना है इस अमाउंट का। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी परसेंटेज निकालना सीखी, और मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि जिस चीज़ की भी आपको परसेंटेज निकालनी है, आप उसको 100 से डिवाइड कर दो, और ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, और टोटल अमाउंट से आप उसको मल्टीप्लाई कर दो। जस्ट आगे आपने सोल्यूशन करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। 2 से जो है वो कैंसिल आउट हो सकते हैं ये वाले, अदरवाइज आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं होगी। जो रिमेनिंग बच रहा है वो आप लिख लें, 14 मल्टीप्लाई बाय 3750। तो डायरेक्ट आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आपको इसका जो है वो आंसर मिल जाएगा। मैंने आप लोगों के लिए कैलकुलेशन जो है वो कर रखी होती है। आप ये कोशिश किया करेंगे आप लोगों के पास कैलकुलेटर हो। मैं भी यहाँ पे आपको कैलकुलेटर से दिखा सकता हूँ, लेकिन ये कोई बहुत लंबी बात नहीं है, इसलिए मैं कैलकुलेटर से आपको नहीं शो करवा रहा। तो ये आपके पास जो है उसकी अमाउंट है ऑफ मार्कअप, मतलब उसका जो ये प्रॉफिट है 14%, वो उसको मिलेगा 14% एंड उसकी एक्चुअल अमाउंट पे, और वो एक्चुअल अमाउंट उसके पास है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये उसकी टोटल अमाउंट थी, और उसके बाद अगर उसको 14% मिले तो इतना 14% परसेंटेज निकालने के लिए बहुत सिंपल है। जिस चीज़ की भी आपको परसेंटेज निकालनी है, आप उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपके मार्क्स कितने हैं, आप उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं कि आपको 14% या 80% मार्क्स अगर आपने लें आउट ऑफ जितने भी आप मार्क्स लेना चाह रहे हैं बोर्ड में, तो आप इस तरह से अपनी परसेंटेज को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। हम अपने अगले लेक्चर में या अपनी अगली वीडियो में अपनी रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ भी चलेंगे और फर्दर अपनी चैप्टर्स की तरफ भी चलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।